नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। देख सकते हो स्टॉक ने 5 साल में 40% का केवल रिटर्न दिया है, और अगर एक साल में बोलूँ तो स्टॉक ने कुछ भी नहीं रिटर्न दिया है। और स्टॉक में बहुत सारा हमको करेक्शन देखने के लिए मिला है। जैसे कि 2021 में इसका प्राइस अराउंड 1100 रुपये के आसपास पहुंच गया था, और वहां से ये करेक्ट होकर आ गया था 470 रुपये पे। ठीक है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आरती इंडस्ट्रीज में आखिर चल क्या रहा है, मतलब इनको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, बिजनेस नहीं कर पा रहे कि कर पा रहे हैं, कि टैक्स अच्छा नहीं भर रहे, कि नेट प्रॉफिट में दिक्कत आ रही है। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले। और जो भी आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड है उनको वीडियो तो ये ध्यान से देखना चाहिए, और कोई इन्वेस्टेड नहीं भी है तो भी उनको ये वीडियो देखना चाहिए। रीज़न क्या है, रीज़न आपको आगे पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे पहले हम जाके इसकी कुंडली खोल लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, ये ओपन हो जाए आरती इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यहाँ पे देखो आरती इंडस्ट्रीज़ खुल गया। तो इनका काम है भाई केमिकल वगैरह बनाना। बहुत टाइप के केमिकल बनाते हैं, जैसे जो मेडिकल में केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, जो कंटेंट वगैरह यूज़ होते हैं मेडिकल लाइन में, वो सारी चीज़ भी बनाते हैं। बाद में सरफेंटेक्स वगैरह भी केमिकल बनाते हैं। ये हमारे जो डिटर्जेंट रहता है ना, जो सर्फ रहता है, उसमें वो केमिकल यूज़ होता है। तो ये अलग अलग टाइप के बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पॉलीमॉर्स करके केमिकल है। ये आई थिंक किसी इंडस्ट्रीज़ में या स्टील वगैरह में यूज़ होता है, मुझे याद नहीं, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर बाद में देख सकते हो कि एग्रो केमिकल्स भी बनाते हैं, यानी कि खेती में जो केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं इसमें ये भी बनाते हैं। फिर देखो, आपको मैंने बोला ना सरफेक्टेंट्स, ये एक्चुअली डिटर्जेंट वगैरह में भी यूज़ होता है और कहीं और भी यूज़ होता रहेगा। ठीक है, आप गूगल वगैरह कर लेना, पता चल जाएगा। बाद में यहाँ पे नीचे करते तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के बनाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा था, एक सेकंड देखूँ, फ्यूचर नहीं, एग्रो यूज़र, हाँ ये देखो, यहाँ पे बेंजेन, डीक्लोरो, नाइट्रोटोलोन, ये सारे चीज़। फिर बाद में एक केमिकल मैं आपको मेडिकल का दिखाता हूँ, एक सेकेंड, किधर गया, एग्रो सरफेक्टेंस टूलो कंपनी ग्रेडेड, इसमें रहेगा। यहाँ पे देखो लिखा भी है दीपक फर्टिलाइज़र, मतलब जो एग्रो केमिकल बनाते हैं वो है इसमें। आप देख लेना, चाहिए तो मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा इसका। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स वगैरह बनाते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। बाद में अपना जो मेडिकल में भी यूज़ होता है, फेफड़ों की जो नली रहती है ना, श्वास नली, उसको खोलने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो केमिकल बनाया जाता है वो ये कंपनी बनाती है। मतलब बोलने का मतलब काफ़ी मेन केमिकल बनाती है। और इतना डीप भाई आपको कोई नहीं समझाएगा, मतलब ये कौन सा केमिकल बनाती है। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी बता दिया, आप उठा लो, कितने भी वीडियो उठा लो, बस बोल देंगे कि केमिकल वाली सेक्टर है, बस इतना ही बोल देंगे कि भाई केमिकल बनाती, बस ये नहीं बताएंगे कि क्या केमिकल बनाती। भाई टाटा केमिकल भी केमिकल बनाती है, पर कौन सा केमिकल बनाती वो तो बताओ। मैं तो 2-3 एग्जाम्पल भी बता दिया, वो तो मिल नहीं रहे फार्मा वाला, नहीं तो वो भी दिखाता था आपको। ठीक है, तो ये बनाती है केमिकल्स वगैरह। यहाँ पे मैं पीडीएफ खोलता हूँ और स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि स्टॉक में लफड़ा क्या चल रहा है, फिर स्टॉक के हम नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लफड़ा पहले समझोगे ना, फिर नेट प्रॉफिट पे आपको दिखेगा वो लफड़ा। देखो, ये केमिकल्स बनाती है, तो केमिकल ये एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब बाहर भी धंधा करती है, इंडिया में भी धंधा करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इनका मैंने पीडीएफ ओपन कर दिया है, एक मिनट। हाँ ये देखो, इन्होंने लिखा है कि ये देखो, इनके कस्टमर भी है बहुत सारे यहाँ पे लिखे। ठीक है, कस्टमर छोड़ो, पहले मेन मुद्दे पे बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वेल डाइवर्सिफाई अक्रॉस द वेरियस रीजन्स, मतलब कहाँ कहाँ से इनको बिजनेस वगैरह आ रहे ये बता रहे। ठीक है, बाद में देख सकते हो कि इनको कहाँ कहाँ से बिजनेस आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ एशिया 9%, मिडल ईस्ट एशिया 18%, यूरोप से 6%, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से 10%, और बाकी यहाँ जो नीचे वाला रीजन है ये शायद साउथ अमेरिका है, यहाँ से इनको 9%। अगर ओवरऑल देखें तो एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू, इनका कमाई कितना है, 52%। और जो इंडिया यानी कि डोमेस्टिक से इनकी कमाई कितनी है, अराउंड 48%। यानी कि बाहर से ये अराउंड 50% की कमाई कर रहे हैं, और इंडिया से भी 50% की कमाई कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। बाद में ये देखो, अब लफड़ा कहाँ पे आता है।
अभी क्या है ना, बहुत सारे ग्लोबली वॉर चल रहे हैं, बहुत पहले से वॉर चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन हो गया, उसके बाद अपना इज़राइल पैलेस्टाइन हो गया, इज़राइल और फिर बाद में ईरान हो गया। तो जब ग्लोबल लफड़ा होता है ना, तो ग्लोबली ना केमिकल के प्राइस काफ़ी अप एंड डाउन होते हैं, तो जिससे कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है रशिया यूक्रेन के वॉर से, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो क्या होता है ना कि जब ग्लोबली लफड़ा होता है ना, पिछले 4-5 सालों से लफड़ा चल रहा है, जिसके वजह से भाई चाइना में भी प्राइस ऊपर नीचे होना केमिकल्स वगैरह की, जिसके वजह से इस कंपनी को इफेक्ट पड़ रहा है और स्टॉक का प्राइस नीचे करेक्ट होते या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या लफड़ा है, दूसरा इसके साथ ये लफड़ा है, रेड सी क्राइसिस करके एक लफड़ा है। मतलब ये मैं आपको दिखाता हूँ गूगल करके, तब आपको समझेगा। रेड सी क्राइसिस यहाँ पे दिखाओ ना, तो ये एक छोटी सी लाइन नहीं है क्या, बीच में बहुत पहले लॉकडाउन के पहले बहुत मतलब ये न्यूज़ उठा था कि अगर ये बंद होएगा तो फिर एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, नाव सारी बहुत घूम के जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये रेड सी, ये जो, एक सेकेंड कोई मैं तो अच्छा मैप खोलूँ तो आपको समझाता हूँ। एक लफड़ा तो बता दिया, लफड़े के वजह से जो ग्लोबली लफड़ा चल रहा है, फिर प्राइस ऊपर नीचे होते और जिसके वजह से इस पे इफेक्ट पा रहा है। और दूसरा देखो, ये मैप आपको समझ रहे हैं ना, यमीन, सऊदी अरेबिया और, अरे यार ये मोबाइल क्या हो रहा है इसको, रेड सी रेड सी रेड सी, स्विस कनाल, रुको अच्छा मैप ढूंढता हूँ मैं कुछ, ठीक है यही मैप पकड़ लेते, ये अच्छे से लोडिंग तो हो जाए पहले। हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही समझ जाओ, इंडिया आपको दिखता रहेगा ना, बाकी मैप तो समझ जाओगे। तो देखो ये जो बीच, अरे यार रुक जाओ, एक अच्छा मैप ढूंढ लूँ यार, इसमें इसमें आपको समझता रहेगा। देखो ये, अरे इसमें भी ब्लर आ रहा है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्यों ब्लर आ रहा है, यही ठीक था भाई, यही ठीक था। तो यहाँ पे जो ये स्विस कैनाल देख रहे हो ना, ये रेड सी एरिया है। तो अगर ये जब लफड़ा होता है ना, यहाँ पे इजराइल है और यहीं पे वो ईरान वगैरह है, तो यहाँ पे जब इनका लफड़ा होता है ना, तो यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना ना थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लफड़ा चलता है और फिर बाद में प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट के, क्योंकि यहाँ से जब एक्सपोर्ट नहीं होगा ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो ये जो मुंबई से लाइन निकलते हुए देख रहे हो, ये नीचे से पूरा जाता है जहाज, तो यहाँ से जब जाता है तो क्या है ना कि खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है माल भेजने का। तो ये एक रेड सी क्राइसिस के वजह से, यानी कि यहाँ पे ये रेड सी क्राइसिस, ये जो बीच वाली लाइन देख रहे हो ना, जो लंदन से निकल के मुंबई आ रही है, ये रेड सी क्राइसिस बोल सकते हो इसको। तो और यहीं पे लफड़ा चल रहा है किसका, इजराइल और ईरान वगैरह का। और ये लफड़ा चलने की वजह से क्या एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, बाहर माल भेजना बेचना में दिक्कत आ रही है, इसके वजह से स्टॉक पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। रेड सी क्राइसिस आप सर्च करोगे, यूट्यूब देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और ये केमिकल नहीं, और भी अदर प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ता है अगर रेड सी क्राइसिस आता है। यानी कि मान लो ये यहाँ पे जो देश है जहाँ से ये रेड सी, ये जो रेड सी का जो लाइन देख रहे हो ना, लंदन से मुंबई जा रहा है, अगर यहाँ पे देशों में लफड़ा हो जाए और ये रास्ता बंद हो जाए, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो, अगर हम बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट करते वो महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारे लफड़े के वजह से स्टॉक में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाद में यहाँ पे मैं आप खोल देता हूँ स्टॉक का, यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स भी इनको करने में दिक्कत आ रही है, इसके वजह से जो मैंने आपको अभी लफड़ा बताया, जो सारे लफड़े यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2023 में इन्होंने 545 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, फिर 1186, फिर 535, 547, काफ़ी अप एंड डाउन और बहुत ही आपको वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा नेट प्रॉफिट में। दिक्कत वही है क्योंकि इनका बाहर से बिजनेस आ रहा है 50% और बाहर चल रहे बहुत सारे लफड़े, इसके वजह से इनको रेवेन्यू में दिक्कत आ रहा है। 2020 में ये अराउंड 4000 के रेवेन्यू पे बैठे थे और आज अराउंड ये 6814 करोड़ के रेवेन्यू पे। तो ठीक है, रेवेन्यू डिसेंट बोल सकते हो, पर इतना भी डिसेंट और अच्छा नहीं बोल सकते हो, इस बात को ध्यान देना। बाद में वही सारे दिक्कत है यार, क्या बोल सकते हैं, ग्लोबली है। बाद में यहाँ पे देखो, इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया जून के क्वार्टर में 137 करोड़, जहाँ पे इन्होंने टैक्स केवल 6% भरा है।
अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे टैक्स इनको अराउंड 20% 18% के आसपास भरना होता है, पर ये टैक्स भी पे नहीं कर रहे, ताकि मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट अगर इनका कम हो जाएगा, अगर टैक्स पे करेंगे तो ये माल नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि देखो मार्च के क्वार्टर में इनको 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जिसमें इन्होंने उल्टा टैक्स से पैसा क्लेम कर दिया है, -5% दिखा रहा है। अगर ये 20% टैक्स भरते ना, तो इसका अगर 126 में से हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 20% काटे तो कितना होता है, 12 12 24 24, मतलब इनका नेट प्रॉफिट ये 100 करोड़ के आसपास आता था, पर ये टैक्स नहीं पे कर रहे तो इनका नेट प्रॉफिट हमको 132 करोड़ दिख के आ रहा है, ठीक है। फिर देखो दिसंबर के क्वार्टर में भी टैक्स नहीं पे किया तो नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम चल रहे कंपनियां में यार, मतलब क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, इनका 50% जो बिजनेस है वो बाहर से आ रहा है। अब बाहर ही सारे लफड़े चालू है, तो भाई क्या ही प्रिडिक्शन करे, क्या ही बोले, यही लफड़े है, कुछ और भी बाकी है। इनके पास रिजर्व वगैरह पड़े हैं बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, डोमेस्टिक भी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि रिजर्व अच्छा है इनके पास, ठीक है, कर्जा भी उतना नहीं है। कैश इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्रेस, तो इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, R&D सेंटर पे किया रहेगा, नए प्रोडक्ट बनाने में किया रहेगा। कैश फ्लो भी अच्छा ही है। बाद में प्रमोटर्स होल्डिंग कम कर रहे हैं, और प्रमोटर्स से होल्डिंग कम होके किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है DIs के पास जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है यार, सारी बातें देखो स्टॉक में तो ठीक ही है, पर ग्लोबल लफड़े के वजह से क्या है ना कि स्टॉक बेचारा प्रेशर में। अभी एक ऐसे ही स्टॉक था ट्राइडेंट, जैसे ही रशिया और यूक्रेन का लफड़ा हुआ, ट्राइडेंट की हवा टाइट हो गई, ट्राइडेंट गिर के पूरा ज़मीन पे आ गया, मतलब 60 रुपये से गिर के 36-30 रुपये पे आ गया। क्यों? क्योंकि ट्राइडेंट का ज़्यादातर बिजनेस आता था टेक्सटाइल से, कपड़ों से आता था बिजनेस, मतलब टेक्सटाइल में उनका ज़्यादा बिजनेस आता था, वहाँ से पेपर्स वगैरह भी बनाते, पर पेपर से उनका उतना बिजनेस नहीं आता था, टेक्सटाइल से ज़्यादा आता था। और वो ज़्यादातर जो टेक्सटाइल थे वो कहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, रशिया में करते थे। और वहीं पे भाई लफड़ा हो गया, और जिसके वजह से उनके रेवेन्यू पे इफेक्ट आने लगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट आने लगा, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस धूम धड़ाक हो गया, ठीक है। तो यही सारे लफड़े हैं भाई, अभी क्या ही बोल सकते इसमें अपन, मतलब कुछ कर नहीं सकते। अगर आप नए हो तो कुछ इसको आप सबक भी सीख सकते हो, जिनका बिजनेस बाहर से आ रहा है, ग्लोबली टेंशन बढ़ता है तो स्टॉक पे फ़र्क पड़ सकता है, तो उनसे दूर रह सकते हो। जैसे कि स्टील की कंपनियां, चीन में कुछ स्टील का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो भाई इन पे इफेक्ट पड़ेंगे, टाटा स्टील पे, वेदांता पे इफेक्ट पड़ेंगे। वेदांता के जो प्रमोटर्स है उन्होंने पूरी होल्डिंग अपनी गिरवी रख दी है, ठीक है, पूरी होल्डिंग गिरवी रख दी और वहाँ से बैंक से पैसा उठा लिया है। वेदांता के अब वेदांता का रिजर्व कम होते जा रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और बाद में स्टॉक का प्राइस और डिविडेंड बांटते, कर्जा उठा के डिविडेंड बांटते वेदांता वाले। 40-40 हज़ार करोड़ का कर्जा लेते बैंक से, 30,000 करोड़ का कर्जा लेते और डिविडेंड बांटते, ठीक है, जिससे इनके बैलेंस शीट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। रिजर्व इनका कम हो गया है, कर्जा ज़्यादा हो गया है। अब इससे होगा क्या आपको पता है? कल को स्टील के प्राइस में और ये जो क्या बोलते हैं, कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ बहुत अप एंड डाउन होता है, ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम होती है, तो भाई इनका नेट प्रॉफिट आने में दिक्कत हो जाएगा, इनको रेवेन्यू सेल्स आने में दिक्कत हो जाएगा वेदांता वाले को। और सेल्स और रेवेन्यू आने में दिक्कत हो गया, बैंक का कर्जा नहीं भर पाएंगे, इनका कर्जा बढ़ते ही जाएगा। और इन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग्स गिरवी रख दी है। एक मिनट, जब वेदांता का बात निकल गया तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये सारे ऐसे स्टॉक है ना, नए लोग थोड़ा बच के ही रहो भाई, समझे। प्रमोटर्स की होल्डिंग है अराउंड 56%, और इन्होंने अपनी होल्डिंग 100% पूरी गिरवी रख दी है, ठीक है। एक तो ये हो गया। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो, कैश ऑपरेशन, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और कैश फ्रॉम फाइल। देखो, अरे देखो क्या लिखा है इन्होंने कि प्रोसेस फॉर बोरोइंग्स, कर्जा के लिए इन्होंने कितना पैसा उठाया, 42,000 करोड़ के आसपास। और इन्होंने क्या किया, डिविडेंड पे किया है, कितना, 41,000 करोड़। और इससे क्या हो गया है, इससे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ना क्या हो गया, रुको, ये देखो, इससे क्या हो गया है, किधर गया भाई, किधर गया, हाँ ये देखो, इससे क्या हो गया, अभी इनका कर्जा कितना हो गया है, 87,000 करोड़ का, और रिजर्व कितना हो गया है,
30,000 करोड़। पहले क्या था, पहले था 65,000 करोड़ का रिजर्व और कर्जा था केवल 53,000 करोड़, यानी कि अपना पैसा ज़्यादा था, रिजर्व ज़्यादा था और कर्जा कम था। अब कर्जा साला डबल हो गया और रिजर्व कम हो गए, यही सारे लफड़े के वजह से। और ग्लोबली कुछ प्राइस में इशू आते हैं, सीधा वेदांता पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस नीचे गिर जाएगा 80% 90%, क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचो, सीखो, समझो। मेरा कोई क्या बोलते क्लास भी नहीं रहता है, मैं कोई क्लास से भी नहीं सिखाता हूँ, ठीक है, कि क्लास ले लो, तो ये नहीं भाई, फ्री में सब सीख रहे, सीखो आराम से। अभी देखो यार, इसमें हम आरती इंडस्ट्रीज़ में कुछ नहीं कर सकते, इस पर कुछ प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते, पर हाँ रेवेन्यू हो रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट पे ध्यान दो। अगर आपका ज़्यादा पैसा नहीं फंसा है तो वेट ही करो, ज़्यादा नहीं पैसा फंसा है तो वेट कर लो। 1 लाख के अंदर जो भी बाय सेल का कॉल रहता है वो आपका रहता है, मेरा नहीं रहता है, मैं अपना एक पर्सनल डिसीजन बता रहा हूँ। अगर आपका पैसा 1 लाख से कम मतलब इसमें फंसा है तो वेट कर सकते हो, क्या पता ग्लोबली थोड़ा ठीक हो जाए, प्राइजेस कम हो जाए, एक्सपोर्ट में थोड़ा दिक्कत ना आए, ये सारी बातें ठीक हो जाए तो क्या पता स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जाए, ठीक है। पर बहुत लोगों ने जिसने ऊपर के लेवल्स पे लिया वो भी बेचने की कोशिश करेंगे। और अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या ही बोले यार, मतलब क्या ही बोल सकते, क्योंकि कोई भी लॉस में बाहर निकलना नहीं चाहता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में यही है कि कोई लॉस में निकलना नहीं चाहता है स्टॉक से। तो देखो भाई आपको क्या डिसीजन लेना है, और कोई ज़्यादा कुछ हड़बड़ाहट में नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बैठा है, स्टॉक में बैठा है, लॉस में बैठा है, तो आप एक काम करो, आप इनके जो क्या बोलते जो मैनेजर और सीईओ रहते ना, जो इंटरव्यू देते टीवी पे, उनकी बातें सुनो। बाद में जो एंकर लोग रहते जो बताते आरती इंडस्ट्रीज़ का लेटेस्ट अपडेट, ये सारी बातें जाके मतलब अपडेटेड रहो, पता करो कि सिचुएशन कैसी है, प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बाहर ग्लोबली क्या चल रहा है, आने वाले 2 क्वार्टर में ठीक हो जाएंगे क्या, आने वाले 3 क्वार्टर में इनकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी क्या, ये सारे न्यूज़ पढ़ो, देखो, कॉन्फिडेंस, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सामने वाला बात जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं। मेरे बोलने का मतलब कि सामने वाला जो इंटरव्यू में जो बंदा बोल रहा है कंपनी को लेके, कंपनी का मैनेजर बोल रहा है, तो उसकी बातों में कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है, वो सारी बातें देखो, करना पड़ेगा। देखो पैसा फंसा, ये सारे मगजमारी करना होगा। बाकी मैं ना किसी स्टॉक में 30-40% कमाने के लिए यार कौन इतना टेंशन पालेगा, ग्लोबली ये वो, ग्लोबल में हो गया वो हो गया, भाई अपने को 50,000 का बनाना है, 10,000, उसमें उतना कौन लफड़ा पालेगा। इसके लिए मैं ऐसे बहुत अलग, जो दुनिया से अलग स्टॉक है ना, आरती इंडस्ट्रीज़ और ये इन सारे स्टॉक से बहुत दूर रहता हूँ। जब तक मैं पूरा नहीं समझ लूँगा ना, तब तक मैं एंट्री नहीं करता हूँ किसी स्टॉक में, इस बात को ध्यान देना। तो आप भी ऐसे ही करो यार, पूरा समझ जाओ, समझ जाओ। और जब कोई बोलता है ना कि आरती इंडस्ट्रीज़ का प्राइस चल रहा है 536 रुपये, चार्ट पे बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे, आने वाले समय में 700 दिखा सकता है, 800 दिखा सकता है, स्टॉप लॉस होगा इसका 440, अभी चल रहा है 500, 560 हो जाएगा, 800, 900, ऐसी बातों से बचो। ये ना लुभावने जो बातें रहती ना, ऐसी बातें से बचो, खुद का स्टडी करो, देखो पिछली बार गिरा था तो कैसे उठ गया था, इनका एक्सपोर्ट जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे, जैसे मैंने पीडीएफ खोल के दिखाया, अगर एक्सपोर्ट में कुछ लफड़ा हो जाता है तो क्या होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको वेदांता का बताया कि वेदांता का कल को ग्लोबल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सीधा वेदांता को फ़र्क पड़ेगा, और वेदांता पहले ही भाई पूरा एकदम दलदल में अपनी जो होल्डिंग से पूरी गिरवी रख दिए, कर्जा ले रहे बैंक से डिविडेंड बांटने के लिए, 87,000 करोड़ का कर्जा हो गया, रिजर्व हो गया 30,000 करोड़ का। और पहले क्या था, पहले था 65,000 का रिजर्व और कर्जा था केवल 50,000 करोड़ का। तो ये सारे सिचुएशन अभी लोग नहीं समझते, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ अभी नहीं समझ रहे। और जब कोलैप्स होता है स्टॉक का प्राइस, तो फिर हर वीडियो में कमेंट करेंगे सबके कि आरती इंडस्ट्रीज़ पे वीडियो बनाओ, और फिर टाटा स्टील पे वीडियो बनाओ, टाटा स्टील का अपडेट दो, फिर ऐसे लोग बातें करने लगते, तो अच्छा नहीं लगता है। सीखो समझो यार, नहीं पैसा बने चलेगा, पैसा बचा के रखो, नहीं पैसा बचेगा चलेगा, पैसा डीमेट अकाउंट में बचा के रखो। आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में पैसा डबल करो भाई, डबल नहीं होगा उसमें, अगर 5% का लॉस होगा, 100 रुपये का कट प्राइस है, 90 रुपये पे लिस्ट होगा,
₹500 का कट प्राइस है, 400 पे लिस्ट होएगा, कितना लॉस होएगा? 1-2 हज़ार होएगा बस। 15,000 में कितना 1-2 हज़ार ही लॉस होएगा, और क्या होएगा? तो ऐसे करो, सेफ प्ले करो। क्या ज़रूरत है दुनिया भर के स्टॉक में कूदने का? जो समझ में आया है, जो सीधा साधा दिख रहा है, जो नए लोग के लिए बता रहा हूँ, HDFC बैंक है, बैंक से इंडिया का बहुत बड़ा बैंक है, सीधा साधा समझ में आ रहा है स्टॉक, उसमें कूदो। SBI बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स में आता है। बैंक के बिना दुनिया नहीं चलेगी, भारत नहीं चलेगा, वो बिजनेस में उतरो। सन फार्मा है, सन फार्मा के बिना इंडिया नहीं चल सकता, फार्मा के बिना इंडिया नहीं चल सकता, मेडिसिन के बिना इंडिया नहीं चल सकता, लोग नहीं चल सकते, तुम नहीं चल सकते, मैं नहीं चल सकता। फार्मा में कूदो, सिप्ला में टॉप कंपनी में कूदो। बाद में मैनकाइंड फार्मा है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, उसके बिना भारत में कितना उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसमें कूदो। इन्फोसिस है, TCS है, कमाओ ना 5-10%, क्या ज़रूरत है डबल करने का? और इसमें उल्टा आप वीडियो क्या बोल रहे हैं ना, बहुत लोग वीडियो बना के आरती इंडस्ट्रीज़ का 50% आ गया है, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। भाई पहले बिजनेस तो समझो, क्या कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ रही है, नहीं आ रही है डिप बाय करने के लिए? आप एक बात बताओ, सुजलॉन को आप 3-4 रुपये पे ख़रीदने में खुश रहते कि आज 80 और 50 रुपया चल रहा है, और जब आज डेप्ट फ्री हो गया तब खरीदने में खुश रहते? जब सुजलॉन बहुत कर्जे में डूबी थी और 4-5 रुपये का रेट था और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तब आप लेने की समझदारी दिखाते, क्योंकि जब वो टाइम पे कर्जे में थी, कुछ उम्मीद ही नहीं था, ठीक है, तब आप लेने की समझदारी दिखाते सुजलॉन को कि आज वो डेप्ट फ्री हो चुकी है, तो अब लेने की समझदारी दिखाओगे, अब लेने की समझदारी दिखाओगे ना, क्योंकि अब डेप्ट फ्री हो गई है। जो भी नेट प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट में आएगी, ना कि उनको कर्जा भरने में चला जाएगा उनका नेट प्रॉफिट, ठीक है? तो ये सारी बातें होती है, ध्यान दो। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया, सुजलॉन, आरती इंडस्ट्रीज, चार्ट दिखाया, फिर टाटा स्टील का नाम लिया, वेदांता का नाम लिया, केवल समझाने के लिए बताया, केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।